स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। देखिए आज हमने जो लाइव क्लास नहीं लिया, ऐसे तो लाइव क्लास ही लेते थे लेकिन आज लाइव क्लास नहीं लिए। उसके पीछे का वजह है कि नेट बहुत स्लो चल रहा है। तो मैंने सोचा कि अगर नेट ऑनलाइन आएंगे तो बफरिंग करने लगेगा, तो हम लाइव जैसे नेट सही हो जाएगा, नेट सही चलने लगेगा तो फिर हम ऑनलाइन आएंगे, लाइव क्लासेज लेंगे। जो अंग्रेजी का इंग्लिश का जो पढ़ा रहे हैं इंग्लिश पढ़ाएंगे लाइव, जो साइंस का भी है वो भी लाइव पढ़ाएंगे। लेकिन तब तक ऑफलाइन में आज हम लोग पढ़ते हैं भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हमने इसको सीरियल से पढ़ाया है, इसको सीरियल से हमने पढ़ाया है। अगर जो इस वीडियो के बाद जो आधुनिक इतिहास का जो पूरा वीडियो देखना होगा तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, लिंक दे दिया जाएगा। आप उस पर क्लिक करके आप इस पूरे आधुनिक इतिहास के लिंक पर जा सकते हैं और पूरी तरीके से आप आधुनिक इतिहास को पढ़ेंगे। हमने गवर्नर जनरल और वायसराय के हिसाब से पूरे आधुनिक इतिहास को ख़त्म करने की बात की थी। आज उसी का हम डलहौजी और लॉर्ड कैनिंग ये हम लोग पढ़ेंगे। देखिए जो एक बार क्वेश्चन पूछा था कि लॉर्ड डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है, इसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को। यह एक बहुत ज़बरदस्त भारत में गवर्नर जनरल था। 1848 से लेकर 1856 के बीच में भारत में आया था। ये ब्रिटेन से इसको बहुत ही कम उम्र में 36 वर्ष की उम्र में ही इसे बनाकर भेजा गया था गवर्नर जनरल। और भारत में आने के बाद इसने बहुत बड़े बड़े काम किए थे। इसकी थोड़ा बहुत बुराइयाँ भी होती है, वो अलग अलग कारणों से होती है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने एकदम निष्पक्षता से आधुनिक इतिहास पढ़ने की बात की है। अगर अंग्रेजों ने बहुत अच्छे काम किए तो उनकी हम पूरी तारीफ भी करेंगे और जहाँ पर गड़बड़ की है तो उनकी बुराई भी करेंगे, ठीक है। लेकिन हमारी अच्छाई और बुराई से मतलब नहीं, उन्होंने जो अच्छा काम किया या जो बुरा काम किया उसको पढ़ना है, एग्जाम देना है। चलिए देखिए, तो लॉर्ड डलहौजी सबसे पहले ये कब से कब तक था भारत में? 1848 से 1856 के बीच में। इसके समय में कौन कौन से महत्वपूर्ण बात है जो आपको याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? तो देखिए पहला है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। जो आंग्ल है और प्लस सिख जो पंजाब वाला है, क्योंकि जानते हैं राजा रणजीत सिंह मर चुके थे, तो उनके मरने के बाद उनका जो पुत्र दिलीप सिंह था वो गद्दी पर बैठा था। तो अब चूंकि उनकी जो माता थी, दिलीप सिंह की जो माता थी वो बड़ी गड़बड़ थी, तो अब वहाँ पर वो एरिया जो था भारत का उत्तर पश्चिम वाला एरिया, अगर आप देखेंगे इंडिया का इधर का एरिया इधर पड़ता है पंजाब, इस क्षेत्र में वहाँ पर जब गड़बड़ शासक बैठ गया तो डलहौजी को ये था कि इस एरिया से हो सकता है रूस या अन्य यूरोपीय देश, कोई भी देश यहाँ से आक्रमण कर सकता है। तो उसने सोचा कि इस एरिया को अपने में मिला लें, इस पर हम अपनी सुरक्षा लगाएंगे, योग्य शासक यहाँ बैठाएंगे ताकि इस पर से कोई आगे। जब तक रणजीत सिंह था तो ये एरिया सुरक्षित है, तो अंग्रेजों ने रणजीत सिंह से अपना युद्ध लड़ाई नहीं लड़ा, क्योंकि उनको पता था कि रणजीत सिंह खुद ही योग्य शासक है, तो उसने लड़ाई नहीं लड़ा और समझौता भी आपस में किए हुए थे। लेकिन रणजीत सिंह का मरने के बाद अंग्रेजों को लगा कि ये एरिया पूरा खाली है, तो इसको आपस में अंग्रेजों में मिला लिया जाता है, इन्हें ब्रिटिश इंडिया में मिला लिया जाएगा। तो प्रथम युद्ध हुआ था 46 में, फिर अंग्रेज जीते थे लॉर्ड हेस्टिंग के समय। फिर उसके बाद दूसरा युद्ध डलहौजी के समय में हुआ 1848 में, जिसमें अंग्रेज जीत हुए और उसके बाद उन्होंने पंजाब को अपने मिला लिया। फिर उसके बाद जो दिलीप सिंह थे दिलीप सिंह को अंग्रेजों ने भेज दिया कहाँ पर? लंदन में पढ़ने के लिए, क्योंकि कम उम्र का बच्चा था, 14-15 वर्ष का बच्चा था। अंग्रेज सोचिए कि यहाँ पर भी दरियादिली दिखाए कि उन्होंने युद्ध हराया, युद्ध हराने के बाद यानी कि दिलीप सिंह को मरवा दिया या फिर फेंकवा दिया, ऐसी बात नहीं। उन्होंने कहा कि भाई ये छोटा सा बच्चा है, इसको गद्दी पर बैठा दिया गया है, तो उन्होंने उसे भेज दिया लंदन में पढ़ने के लिए। फिर वो भारत दिलीप सिंह आए नहीं, फिर फ्रांस में शादी विवाह करके अपना फ्रांस में ही रहते थे और उसके बाद वहीं पर अपना उनकी मृत्यु हो गई बाद में 1894-95 के समय में दिलीप सिंह का, वहीं पर रहते थे, फ्रांस में ही रहते थे। और अंत में अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था दिलीप सिंह। तो वही है, तो इन्होंने ही दिलीप सिंह को भेज दिया था इंग्लैंड में पढ़ने लिखने के लिए, क्योंकि कम उम्र का बच्चा था। तो इन्हीं के समय में आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1848 में। फिर इन्हीं के समय में आंग्ल बर्मा युद्ध, बर्मा मतलब म्यांमार जो आज का है, आज का जो म्यांमार है, 1852 में इन्होंने आंग्ल बर्मा या आंग्ल म्यांमार युद्ध हुआ था, जिसको डलहौजी ने जीता था। डलहौजी ने इसे भी जीता था, तो म्यांमार को भारत में मिला लिया था। फिर उसके बाद सिक्किम का विलय, ये जो सिक्किम है आज के समय जो सिक्किम है, ये भूटान और नेपाल के बीच में एक छोटा सा एरिया पड़ता था जहाँ पर दूसरे का शासन हुआ करता था। लेकिन डलहौजी ने वहाँ पर भी आक्रमण किया और उसे भी अपने मिला लिया। और एक इसका बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत है व्यापकता का सिद्धांत, इसे बोलते हैं राज्य हड़प नीति भी बोलते हैं, राज्य हड़प नीति या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इंग्लिश में बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, राज्य हड़प नीति भी इसे बोलते हैं। इस नीति के तहत ये क्या था कि इसका कहना था कि जो राज्य सभी राज्य नहीं, उस वक्त एक्चुअली डलहौजी के समय में 3 प्रकार के राज्य थे। एक वो राज्य जो अंग्रेजों के नियंत्रण में नहीं रहते थे, लेकिन अंग्रेजों की बात मानते थे। वो किसी से अंग्रेज उनसे ना तो किसी प्रकार का टैक्स लेते थे, ना अंग्रेज उनको या किसी प्रकार की सुरक्षा देते थे। तो उनको तो अपने हिसाब से किसी को भी राजा चुनने का अधिकार था। लेकिन कुछ राज्य ऐसे थे जहाँ पर अंग्रेज जो थे डायरेक्ट शासन नहीं करते थे, लेकिन उन पर उनका नियंत्रण था। तो उनका अंग्रेजों का कहना था कि ये जो भारत है, ये जो पूरा भारत है, डलहौजी साहब ने क्या किया कि इस पूरे भारत में बहुत सी जगह पे छोटे छोटे देसी रजवाड़े रहा करते थे। देसी रजवाड़े, उनका अपना राजा होता था।
और ये जानता था कि जो देसी रजवाड़े लोग ये बड़ा बदमाशी करते थे। बदमाशी करने का मतलब कि अपने अयोग्य व्यक्ति को ही वहाँ पर गद्दी पे बैठा देते थे। अंग्रेजों को तो ये था कि कहीं ना कहीं ये जो गद्दी पे जिसे बैठा दिया जा रहा है, ये अयोग्य व्यक्ति को, कोई विदेशी जैसे हो सकता है फ्रांस या कोई अन्य देश भी आक्रमण करेगा, कोई भी देश आएगा इन क्षेत्रों की जो देसी रियासतें यहाँ पर आक्रमण करके इनको जीत लेगा और इनको जीतने के बाद हमें तंग करेंगे। डलहौजी साहब को ऐसा लगा था। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि जिनके पास अपना पुत्र नहीं है, योग्य नहीं है, योग्य पुत्र नहीं है, वो अपना राज्य उनका मेरे मिला लिया जाएगा। जब तक आप जीवित हैं तब तक आप गद्दी बैठे रहिए, फिर उनके बाद वो गोद किसी बच्चे को नहीं लेंगे, उनका राज्य मेरे में मिला लिया जाएगा। इस तरीके से उन्हें राज्यों को क्या किया, हड़प लिया। उसी में से एक एरिया एक था जिसका नाम था ये जो झांसी था, अपने उत्तर प्रदेश का जो झांसी है, जहाँ की लक्ष्मीबाई बहुत प्रसिद्ध थी। अब देखिए बहुत से लोग लक्ष्मीबाई को बहुत बड़ा देशभक्त भी कहते हैं, ठीक है, वो कहना चाहिए भी। अब जब डलहौजी ने लगभग पूरे राज्यों को जब जीत रहा था 1848 से लेकर के 52-54 के बीच में, जब कई राज्यों के आपस में मिला रहा था, तब लक्ष्मीबाई ने कुछ नहीं बोला। लेकिन लक्ष्मीबाई के पास अपना कोई पुत्र नहीं था, तो डलहौजी साहब ने कहा कि अब आपका राज्य भी हमारे मिलाया जाएगा। तो लक्ष्मीबाई ने कहा कि 1853 की बात है, कहा कि नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता। तो डलहौजी ने कहा ऐसा ही होगा। तो डलहौजी और उसी के खिलाफ लक्ष्मीबाई ने क्या किया था, बगावत कर दिया था। तो जो युद्ध हुआ था, फिर बाद में 1858 के समय में लक्ष्मीबाई भाग के गई थी ग्वालियर, जहाँ पर उनकी हत्या हो गई। तो ये डलहौजी के ही व्यापक सिद्धांत के वजह से वो युद्ध हुआ था। तो मेरा बस ये समझना है कि लक्ष्मीबाई अगर पूरे राज्य के लिए, देश के लिए लड़ी होती, देशभक्ति के लिए लड़ी होती, तो इसका मतलब जब दूसरे राज्य पे भी डलहौजी ने जब आक्रमण किया था, जब उनको छीन रहा था, तब तो लक्ष्मीबाई को बोलना चाहिए था। जब उन पर आक्रमण हुआ तब अब क्यों सिर्फ बोली, अभी तब भी बोलना चाहिए था, दूसरों को हुआ, ताकि सब लोग मिल के साथ में लड़ते। लेकिन वही बात है कि कभी कभी कुछ लोगों की बातें बहुत निराली हो जाती है, तो उन्हीं में समझिए कि लक्ष्मीबाई भी थी। व्यापगत का सिद्धांत राज्य हड़प नीति जो है इसके समय में आया था, इसने लेकर आया था। और पूछा जाता है कि राज्य हड़प नीति के तहत सबसे पहला राज्य कौन सा मिलाया गया था। तो देखिए सबसे पहला जो राज्य मिलाया गया था वो सतारा मिलाया गया था। कौन मिलाया गया था, सतारा। फिर जैतपुर, फिर संभल, फिर बघाट, फिर उदयपुर, फिर झांसी। 1853 में झांसी मिलाया गया था, 1848 में सतारा को, फिर सबसे लास्ट में जो मिलाया गया था नागपुर को मिलाया गया था 1856 में। सबसे बाद में किसे मिलाया गया था, नागपुर को 1856 में मिलाया गया था। लेकिन उसी समय एक अवध भी था, अवध ये जो लखनऊ वाला एरिया होता है ये अवध होता है। अवध पर उस पर कुशासन का आरोप लगाकर डलहौजी ने अंग्रेजों में अपने अंग्रेजी शासन में मिला लिया था। अवध जो है ये लखनऊ वाला एरिया, इस पर एक रिपोर्ट आया था, गुलटरम नाम का रिपोर्ट आया था, गुलटरम नाम का रिपोर्ट था, आउटरम नाम का एक रिपोर्ट था कि वहाँ पर जांच करवाया गया कि भाई यहाँ पर क्या है, तो उस पर कुशासन का आरोप लगा दिया गया। जहाँ का नवाब था, जहाँ की वो थी बेगम हजरत महल, तो उन पर आरोप लगाया गया कि आपको कुशासन, मतलब गलत आरोप लगा करके उनको भी क्या किया, छीन लिया गया। तो बेगम हजरत महल को जब लगा कि हमारी ज़बरदस्ती हमारा साम्राज्य छीन लिया डलहौजी ने, तो उन्होंने भी विद्रोह किया था, जिसे कहते लखनऊ से जो अवध था, अवध की राजधानी हुआ करते थे लखनऊ, तो लखनऊ से उन्होंने 1857 में विद्रोह किया था बेगम हजरत महल ने। तो इसी के समय हुआ था। तो बहुत ज़बरदस्त इसने काम किया था अंग्रेजों के लिए डलहौजी साहब ने। और इसी के समय में 1854 में वुड्स डिस्पैच आया था। वुड्स डिस्पैच क्या था भाई, देखो अंग्रेज कुछ महान काम किए हैं। जैसे अगर मैं एक बात कहूँ कि जैसे कहा जाता है कि मौत तो सिर्फ नाम से बदनाम है, वरना तकलीफ तो ज़िंदगी ही देती है, बस ऐसे ही है। अंग्रेज तो बस नाम से बदनाम है, बाकी बहुत से बड़े बड़े काम किए हैं। वुड्स डिस्पैच अधिनियम आया था। इस अधिनियम के तहत डलहौजी साहब ने भारत में प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा कैसी होगी इसका एक रूपरेखा तैयार किया गया था। वुड्स जो थे इसके अध्यक्ष थे, एक कमीशन बनाया था कि भारत में शिक्षा का विस्तार करने के लिए, उसके अध्यक्ष थे विलियम वुड्स। और वुड्स के अध्यक्षता में ये अधिनियम बना था, इसलिए इसका नाम था वुड्स डिस्पैच। इसके तहत भारत में प्राथमिक शिक्षा कैसे दी जाएगी और उच्च शिक्षा कैसी दी जाएगी, एक शिक्षा का खाका तैयार किया था। इसे भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बहुत बड़े सुधार हुए थे शिक्षा के लेवल में। और हाँ, इसके जो शिक्षा का जो लेवल था, ये नहीं कि जाति पर आधारित होगा कि सिर्फ ब्राह्मण शिक्षा देंगे और क्षत्रिय वैश्य शूद्र क्षत्रियों को शिक्षा देंगे, वैश्य शूद्रों को शिक्षा नहीं दी जाएगी, ऐसी बात नहीं थी इसके शिक्षा नीति में। इसमें था कि सभी को शिक्षा दी जाएगी और हर एक जिले में एक विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। उस वक्त के समय में डलहौजी ने बहुत महान काम किया था ये। और शिक्षा पर से कुछ लोगों का जो विशेष अधिकार हुआ करता था, वो विशेष अधिकार को समाप्त किया था। इससे पहले मैकाले साहब ने कुछ काम करके गए थे, फिर उसके बाद डलहौजी साहब आए, तो इन्होंने बहुत महान काम किया था वुड्स की अध्यक्षता में। तो इसलिए हमें डलहौजी साहब के इस कार्यों को, इस योगदान को हमें भूलना नहीं चाहिए भारत में।
फिर उसके बाद रेल एवं तार, भारत में सोचो कि पहली बार 1825 में इंग्लैंड में रेल बना था, रेल 1825 में, और भारत में 28 साल बाद ही रेलवे चालू कर दिया गया। 1853 में ही रेलवे भारत में चालू कर दी गई, मुंबई से थाने तक चला था। पहला बार पूछा जाता है भारत में रेलवे प्रथम बार कब चला था, 1853 में। कहाँ से कहाँ तक चला था, मुंबई से थाने तक। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि 1853 में रेलवे चला था कहाँ से कहाँ तक, मुंबई से थाने तक। अगर भारत में सोचो कि अगर डलहौजी साहब ने नई शुरुआत किया होता ना, अभी तक नहीं बना होता। अगर आपको बताया एक बात, तो जब डलहौजी साहब हमारे भारत में जब रेलवे लाइन बिछा रहे थे ना, तो कुछ रूढ़िवादी लोग थे हमारे भारत में, वो लोग क्या कहते थे कि ये जो रेलवे लाइन है ना, इसके माध्यम से हमारी धरती माता को बांधा जा रहा है। कुछ गाँव में जाते थे रूढ़िवादी लोग और कहते थे कि अंग्रेज इसके माध्यम से, इस जो ये जो माध्यम है, ये जो रेलवे लाइन जो लाइन बिछाया जा रहा है, इसके माध्यम से हमारी धरती माता को बांध रहे हैं ये अंग्रेज। तो ये गाजीपुर में एक जगह है, आप जाकर देख सकते हैं वहाँ पर, कि उन लोगों ने क्या किया कि गांव के रूढ़िवादियों को जैसे ही पता चला ना, रात को गए रेलवे लाइन उखाड़ दिया। रेलवे लाइन उखाड़ कर वहाँ पर एक मंदिर बना दिया कि यहाँ पर हमारे भगवान रहते हैं, यहाँ से आप लाइन नहीं बिछा सकते। डलहौजी साहब ने उनको पकड़वा के बड़ी मार मरवाया था, लेकिन फिर बाद में डलहौजी साहब ने बगल में से रेलवे निकलवा दिया था। अभी चूँकि वो शायद मंदिर है अभी, शायद अभी है। तो ऐसी स्थिति भारत में थी कि रेल भारत में 1853 में ही चालू करवा देता। बहुत लोगों का कहना है कि वो अपने फायदे के लिए करवाया था, कोई भी करेगा फायदे में के लिए करेगा ना भाई। भारत में उन्होंने जो उद्योग धंधे स्थापित किए थे, कच्चा माल यहाँ से वहाँ पहुँचाना था, सब जगह पहुँचाना था, तो उसके लिए तो रेलवे का विकास करेंगे ही। तो उन्होंने रेलवे का विकास किया था 1853 में। अगर नहीं किया होता तो आज तक हमारे भारत में ये अटका ही होता। फिर एवं तार कोलकाता से, जो तार व्यवस्था होती है ना, तार जो चिट्ठी वाली व्यवस्था होती है, तो तार भी इन्होंने कोलकाता से आगरा तक प्रारंभ किया था, कोलकाता से आगरा तक तार व्यवस्था। फिर उसके बाद डाक सेवा, इसी के समय में 1854 में। तो याद रखिए कि रेलवे और तार का जनक भी भारत में डलहौजी साहब को ही कहा जाता है। फिर डाक सेवा जो था 1854 में, डाक सेवा भारत में शुरू करने वाला भी एक व्यक्ति यही है। भारत में पूछे कि डाक सेवा का जनक किसे कहा जाता है, तो डलहौजी को ही कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी बहुत महान शासक था, इसे ये हमारे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, ये निर्माता कहा जाता है, इसे ऐसे नहीं कहा जाता है, बहुत महान काम किया था। फिर इसके सार्वजनिक निर्माण विभाग जिसे बोलते हैं DLW नहीं PWD जिसे कहते हैं, PWD यानी कि सार्वजनिक लोक विभाग जिसे बोलते हैं, सार्वजनिक लोक विभाग जिसे कहते हैं, या सार्वजनिक निर्माण विभाग कहते हैं। इसी के समय में 1854 में इसका निर्माण हुआ था कि मतलब सार्वजनिक जो भी रोड बनेगा, जो भी रेलवे बनेंगे, या जो भी सरकारी मकान या जो भी चीज़ें बनेंगे, पानी की सुविधाएं या ट्यूबवेल जो भी बनेंगे सरकारी, उसके निर्माण कौन करवाएगा, सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाएगा। और इसकी स्थापना हुई थी 1854 में। सरकारी पैसे का निर्माण कार्य में लगाने के लिए इस विभाग की स्थापना की गई थी 1854 में। और इसी के तहत प्रथम बार गंगा निर्माण का कार्य शुरू किया गया था। गंगा निर्माण क्यों भाई, क्योंकि उस वक्त जानते हैं कि भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा माध्यम क्या था, नहरें हुआ करती थी। तो गंगा नदी पर जो नहरों का निर्माण करने के लिए जो कार्यक्रम शुरू किया गया था, वो डलहौजी साहब ने शुरू किया था गंगा निर्माण विभाग कार्यक्रम के द्वारा। ठीक है, तो इसका ये बहुत बड़ा योगदान है भारत में, लॉर्ड डलहौजी के। इनके योगदानों को हम लोग नहीं भूल सकते। चलिए बातें हैं। इसके बाद आता है जब डलहौजी साहब यहाँ से जाते हैं, तो उनके बाद आते हैं लॉर्ड कैनिंग साहब। ये भी बहुत महान शासक है भारत में। 1856 से 1862 6 सालों तक ये भारत में रहा। इसके समय का एक सबसे बड़ा जो क्रांति है वो भारत में है 1857 की क्रांति, जिसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उस वक्त 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर दिल्ली के गद्दी पर बैठा था। मुगल शासक, आखिरी मुगल शासक था बहादुर शाह जफर। तो अगर आप लोगों ने मंगल पांडे का कभी नाम सुना होगा कि मंगल पांडे ने और कुछ मुस्लिमों के बीच में ये भ्रम फैला दिया गया कि जो अंग्रेज जो इनफील्ड राइफल जो दे रहे हैं, इनफील्ड राइफल उस वक्त था जिसको मुंह से खींचना पड़ता था, वो कारतूस को मुंह से खींचना पड़ता था, फिर बंदूक में लगा के गोली क्या होता था, वो चलाना पड़ता था। तो उस वक्त किसी ने ये हवा फैला दिया कि भाई देखो अंग्रेज जो ये कारतूस दे रहे हैं ना, मुसलमानों को जो दे रहे हैं उसमें सूअर का मांस लगा हुआ है कारतूस में, और जो हिंदुओं को दिया जा रहा है उसमें गाय की मांस लगा, गाय का चर्बी का मांस लगा है। अब ये है कि मंगल पांडे को बहुत से लोग बहुत कुछ कहते हैं। अब मेरा सवाल ये है कि अगर मंगल पांडे देशभक्त ही रहते तो अंग्रेजों की सेना में क्यों रहते, और अंग्रेजों की सेना में थे तो पहले विद्रोह नहीं किया क्यों, और विद्रोह किया तो सिर्फ गाय के मांस के नाम पे विद्रोह किया। या फिर जो मुस्लिम थे देशभक्त थे तो उन्होंने सिर्फ सूअर की चर्बी के नाम पे विद्रोह किया। अगर देशभक्त है तो भाई ऐसे भी विद्रोह करना चाहिए, सिर्फ गाय और सूअर के मांस के नाम पे विद्रोह करना कौन सी देशभक्ति है। तो उसी वक्त मंगल पांडे ने जो बैरकपुर से जो था 34वीं जो सेना थी उसके हेड थे, तो उन्होंने गाय की चर्बी युक्त जो राइफल था उसको मुंह से खींचने से मना कर दिया।
तो जो अंग्रेज उन्होंने मना किया था उनको दोनों को उन्होंने गोली मार दिया मंगल पांडे, और मंगल पांडे को फांसी चढ़ गई। मंगल पांडे की फांसी के चढ़ने के बाद भारत में फिर विद्रोह चालू हुआ, और उस वक्त जो भारतीयों ने अपना नेता किसको बनाया, बहादुर शाह जफर को, कि आप नेतृत्व करेंगे क्रांति के लिए आप नेतृत्व करेंगे। बहादुर शाह जफर वो बुढ़ा व्यक्ति था, तो उसने कहा कि नहीं हम इसका नेतृत्व नहीं करेंगे 1857 की क्रांति को। तो सब पहुंच करके जाकर उनका गला पकड़ लिए कि आप किसी नेतृत्व नहीं करेंगे, आप दिल्ली के गद्दी में बैठे हैं और मुगल शासक हैं, और किसी ने 2-4 झपड़ मारा भी शायद। फिर उसके बाद उन्होंने बख्त खां जो था, बख्त खां को बुलाकर उसकी कमान उसको संभाली, और उसके खुद मुखिया बने थे बहादुर शाह जफर, और 1857 का विद्रोह हुआ। और ये लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था, लॉर्ड कैनिंग के समय में, जिसे फाइनली अंग्रेजों ने जीत लिया था। 1857 की क्रांति अंग्रेजों ने जीता था, ठीक है। फिर देखिए लॉर्ड कैनिंग के बारे में क्या क्या बातें हैं आपको याद रखना है। यह अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय था। ये क्या था, अंतिम गवर्नर जनरल था। अंतिम गवर्नर जनरल हमने जो बताया था कि जो विलियम बेंटिक था वो प्रथम गवर्नर जनरल था, और ये आखिरी गवर्नर जनरल था। इसको समाप्त करके 1857 के बाद 1858 में इस गवर्नर जनरल पद को समाप्त कर दिया गया। इस पद को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, तथा वायसराय बना दिया गया। अब भारत में से कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया, क्योंकि कंपनी ने भारत में बहुत से अत्याचार मचा रखे थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये कहा गया कि भारत में से कंपनी का शासन अब समाप्त कर दिया जाएगा, और जो यहाँ पर वायसराय अब होगा वो सीधे ब्रिटेन के राजा के नियंत्रण में कार्य करेगा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के नियंत्रण में कार्य करेगा। ठीक है, मेरी बात आप समझ रहे हैं इतनी बात। वायसराय क्या होते हैं, वायस मतलब क्या होता है भाई, उप, और राय मतलब रायल का है, रायल का। वाय मतलब उपराजशाही, उपराज्यपाल इसे कहते हैं वायसराय। यानी कि राजा तो वहाँ बैठा है, उस राजा का छोटा व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है, इसलिए कहा जाता था वायसराय कहा गया, क्योंकि ये राजा के अंतर्गत चला गया 1858 में। 1858 की जो भारत शासन अधिनियम था, यह भारत में गवर्नर जनरल पद समाप्त करके वायसराय पद बना दिया गया था। फिर विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 कैनिंग के समय पास हुआ था। 1856 में विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह जानते होंगे कि क्या होता है कि कोई पत्नी या कोई महिला जिसकी बचपन में बहुत कम उम्र में शादी हो जाती थी उस वक्त ना, बाद में अंग्रेजों ने उम्र बढ़ाया था शादी का, विवाह कन्याओं का, बचपन में शादी हो जाता था। फिर कन्या जैसे जैसे बड़ी, उसको पता ही चला कि मेरा पति मर गया है, उसको पता भी नहीं। जब बचपन में शादी हो जाएगा 4 महीना 6 महीना में, तो बड़ी होगी तो पता चलेगा कि मेरी शादी कब हुई थी, तो पता चला कि आप विधवा हैं, आप किसी से शादी नहीं कर सकते। इसी में मीराबाई भी थी, जो और पहले था कि बचपन में उनकी शादी हुई थी, जब जवान हुई, प्रेम करने का समय आया तो पता चला कि विधवा है, तो उन्होंने सोचा ही कौन सी अत्याचार है। अब वो किसी से कहेंगे कि मैं शादी करना चाहती हूँ या फिर किसी से विवाह करना चाहती हूँ, तो लोग क्या कहेंगे, ये राजपूताना के खिलाफ है, राजपूतों की जान चली जाएगी, परेशान नहीं जाएगी, मूंछों वाली बात आ जाएगी ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पर मतलब एक बार कोई विधवा हो जाता था तो उसकी दूसरी शादी नहीं होती थी, बाल मुड़वा दिए जाते थे, उस महिला का बाल मुड़वा दिए जाते थे, सफ़ेद कपड़े पहनाए जाते थे, फिर सुबह उसे नहाना, सुबह ठंडे पानी से नहाना होता था, एकदम ठंडी हो चाहे गर्मी हो, सुबह सुबह, मतलब बहुत से उसका कठोर जीवन होता था विधवा का। लेकिन लॉर्ड कैनिंग साहब ने उस वक्त भारत में एक ईश्वरचंद्र विद्यासागर नामक व्यक्ति थे, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, उनके कहने पर या उनकी मदद से लॉर्ड कैनिंग साहब ने भारत में विधवाओं का भी विवाह करने की बात की। कहा कि भारत में विधवा पुनर्विवाह होगा, और जो विरोध करेगा वो आए मेरे सामने। कुछ ब्राह्मणों ने विरोध किया कि हमारे धर्म में आप कौन होते हैं हस्तक्षेप करने वाले। कैनिंग साहब ने कहा यहाँ आओ, मैं सिखाता हूँ कौन हूँ। उसी में से फिर उसके बाद ब्राह्मणों ने कहा कि नहीं भाई, बस मैं तो ऐसे ही कर, मतलब कि आप कर सकते हैं, हमारे धर्म में आप कर सकते हैं, क्योंकि कैनिंग साहब पकड़ के झापड़ से मारता है उसको। तो कैनिंग साहब ने बहुत महान काम किए, तो उन्हीं में से एक महान काम है ये भी विधवा पुनर्विवाह 1856 ईश्वरचंद्र विद्यासागर के सहयोग से। फिर उसके बाद कैनिंग के समय पास हुआ था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। फिर भारतीय दंड संहिता अधिनियम, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय दंड संहिता अधिनियम 1861, इसने तो भारत में वो कार्य कर दिया जो सदियों से चली आ रही, मतलब कई पीढ़ियों, कई 100 साल गुजर चुके थे, उस नियम कानून को बदल दिया। ब्राह्मणों को देखना एकदम से जैसे मतलब बम फूट गया होगा। मैंने बताया था कि लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग गठित किया गया था, विधि आयोग लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। उसका उस अधिनियम में ये था कि भारत में चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, कोई भी धर्म जाति का हो, अगर उसने गुनाह किया है तो सभी को एक समान सजा दी जाएगी। अब ब्राह्मणों को लगा ये कौन सा है, हम ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं और शूद्र ब्रह्मा के पैरों से पैदा हुए, हमको उनके बराबर ला दिए। कैनिंग ने कहा हाँ अब यही होगा। तो यही है भारतीय दंड संहिता अधिनियम 1861, जिसे कहते हैं इंडियन पेनल कोड, या कभी सुना होगा ताजीराते हिंद दफ़ा 302 के तहत आपको फांसी की सजा दी जाती है। तो यही भारतीय दंड संहिता अधिनियम है, इसी को कहते हैं इंडियन पेनल कोड। 1861 में पारित किया गया था लॉर्ड कैनिंग के समय। तो बहुत से ब्राह्मणों ने बहुत विरोध किया कि अब ये क्या कर रहे हो, बहुत से क्षत्रियों ने विरोध किया होगा, लेकिन
काम बहुत महान था ये। और ये अधिनियम बताएं आपसे कि ये आज भी हमारे देश में यही चल रहा है। उस वक्त का जो बना हुआ अधिनियम मैकाले के द्वारा आज भी हमारे देश में यही चल रहा है, भारतीय दंड संहिता अधिनियम आज भी यही चल रहा है। फिर 1857 का विद्रोह इसी के समय हुआ। जो 1857 विद्रोह मैंने अभी बताया कि जो बहादुर शाह जफर जो दिल्ली से लखनऊ से बहुत से जगहों पे बहुत से लोगों ने नेतृत्व किया था। ये आधुनिक इतिहास के जब लोग पढ़ेंगे तो 1857 का विद्रोह पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे। फिर 1858 में कंपनी की शासन की समाप्ति, जो 1857 का विद्रोह हुआ तो उसके बाद भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। अब डायरेक्ट यहाँ का जो शासन व्यवस्था थी वो कहाँ पर चली गई, उसे भेज दिया गया सीधे वहाँ के महारानी के हाथों में। फिर भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, देखो भारत में हर एक राज्य, भारत में उस वक्त जो 3 प्रेसिडेंसियाँ थी मुख्य रूप से बंगाल, बिहार, बंगाल था और मद्रास था और बम्बई, ये 3 प्रेसिडेंसी थे। इन तीनों में एक एक हाई कोर्ट स्थापित करने की बात की गई थी। तो कलकत्ता में, बम्बई में और मद्रास में एक एक हाई कोर्ट उन्होंने स्थापित किया था। हाई कोर्ट जिसे कहते हैं उच्च न्यायालय, ये अपनी सुनवाई अपने हाई कोर्ट में आप लोग कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट कहाँ था, तो सुप्रीम कोर्ट था पश्चिम बंगाल में, यानी कि कलकत्ता में जाता था। जो मैंने बताया था 1774 में स्थापित किया गया था सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट वही था। हाई कोर्ट तीनों जगहों पे एक एक बना दिए गए 1858। ठीक है, ये तो बस बातें आप लोग याद रखिएगा, हर एक पॉइंट एक क्वेश्चन है। फिर उसके बाद 1857 की जब भारत में क्रांति चल रही थी, जब भारत में लोग विद्रोह कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, तो उसी वक्त लंदन विश्वविद्यालय जो है, लंदन विश्वविद्यालय इंग्लैंड की जो राजधानी लंदन विश्वविद्यालय, उसकी तर्ज पर मद्रास में, उसकी तर्ज पर मद्रास, मद्रास का मतलब चेन्नई, जो आज चेन्नई जिसे कहते हो पहले मद्रास कहा जाता था, तो मद्रास में तथा बम्बई में, मद्रास, बम्बई तथा कलकत्ता में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। क्या किए गए थे, विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे भारत में शिक्षा के विस्तार के लिए। डलहौजी ने जो अधिनियम वुड्स डिस्पैच लाया था तो उसमें कहा गया था कि भारत में विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे लंदन विश्वविद्यालय की तरह। तो वही वुड्स डिस्पैच के तहत कैनिंग साहब ने 3 विश्वविद्यालय स्थापित करवाए थे भारत में। कौन कौन, तो बम्बई, कलकत्ता और मद्रास विश्वविद्यालय, 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। तो उन्होंने भले मस्जिद वस्जिद न बनवाया हो, भले मंदिर न बनवाया हो, भले चर्च गुरुद्वारे न बनवाया हो, लेकिन अंग्रेजों ने बहुत कुछ बनवाया है, तो हम उनको नज़रअंदाज तो कर ही नहीं सकते। अब इसके बाद देखिए अंग्रेज बचा हुआ है कुछ गवर्नर जनरल, जैसे लॉर्ड एल्गिन साहब बचे हुए हैं, सर जॉन लॉरेंज साहब बचे हुए हैं, लॉर्ड मेयो है, लॉर्ड नॉर्थब्रुक है, लॉर्ड लीटन है, लॉर्ड रिपन है। रिपन तो बहुत महान है, रिपन के भी बहुत से महान कार्य किए हैं। तो फिर रिपन के बाद लॉर्ड डफरिन है, फिर लॉर्ड लेंसडाउन है, फिर लॉर्ड एल्गिन है, फिर लॉर्ड कर्जन है। फिर लॉर्ड कर्जन के बाद हम लोग आगे, लॉर्ड कर्जन देखो भी भारत में बहुत महान काम करके गया है। फिर लॉर्ड मिंटो है, फिर लॉर्ड हार्डिंग है, फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड है, फिर लॉर्ड रीडिंग है, फिर लॉर्ड इरविन है, फिर लॉर्ड विलिंगटन है। ये सब लोगों को हमें पढ़ना है। इन लोगों का जैसे खत्म होगा फिर उसके बाद लॉर्ड लिनलिथगो, फिर बेबल, फिर माउंटबेटन, और माउंटबेटन आखिरी वायसराय था। फिर इसके बाद ये कहानी खत्म हो जाएगी, मतलब 2-3 वीडियो लगेंगे अभी। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में पूरे आधुनिक इतिहास को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो जिन लोगों ने वीडियो देखा होगा पूरी तरीके से उन सभी को धन्यवाद। मेरा उम्मीद है कि आप लोग मेरा वीडियो शेयर जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। बाय।